प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। मैं गुरुदत्त सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे जो 22 जून 2020 को भूगोल विषय का प्रश्न पत्र होना है, उसका एक मॉडल पेपर हम देख रहे थे। मॉडल पेपर में वैसे तो हमने चारों पार्ट एक बार पढ़ लिए, परंतु जो पार्ट द था उसमें जो प्रश्न संख्या 29 और जो 30 थी उसमें हमने देखा भी हमारे पास विकल्प होंगे। तो विकल्प में जो प्रश्न हमारे पास होंगे प्रश्न संख्या 29 और 30 में, उनके ऊपर हम आज यहाँ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं प्रश्न संख्या 29। हमारे पास प्रश्न है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्यों? और राजस्थान में जो औद्योगिक विकास है उसमें कौन से कारक ऐसे हैं जो उसे विकसित होने में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो हमारा इसका जो पहला पार्ट, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्यों? तो देखें, खनिजों की दृष्टि से राजस्थान राज्य एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का विदोहन यानी खनन किया जाता है। खनिज भंडारों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है। खनिजों की बहुलता के कारण ही राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। प्रमुख खनिज कौन कौन से हो जाएंगे? सीसा, जस्ता। इसी मॉडल पेपर में मैंने एक पढ़ा था भी भीलवाड़ा में जो ये खान है किसकी थी, वो सीसा और जस्ता की। कौन सी? रामपुरा आगुन था। चांदी, तांबा, संगमरमर, जिप्सम, टंगस्टन, घिया पत्थर आदि। तो राजस्थान में जो खनिज निकाले जाते हैं उनमें जो प्रमुख खनिज या जो अधिकांश मात्रा में निकलते हैं वो है सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, संगमरमर, जिप्सम, टंगस्टन, घिया पत्थर इत्यादि। तो ये तो एक पार्ट हो गया हमारे इस प्रश्न का भी राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। अब दूसरा बिंदु कि राजस्थान में औद्योगिक विकास में बाधक कारक लिखिए। राजस्थान के औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधक कारक निम्न हैं। देखते हैं भी प्रमुख बाधक कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम लिखेंगे राजस्थान के अधिकांश भाग में जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क है। तो ऐसे उद्योग धंधे जो सम जलवायु या शीतोष्ण जलवायु में हो सकते हैं वे उद्योग इन क्षेत्रों में स्थापित है वो नहीं किए जा सकते। तो पहला कारक हो गया कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वहां की जलवायु कैसी है, शुष्क या अर्ध शुष्क है। दूसरी हम बात करें तो हम लिखेंगे राजस्थान में औद्योगिक
विकास के लिए आवश्यक आधारभूत साधनों का अभाव। कौन सा? कि राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक जो आधारभूत संरचना या जो साधन है उनका क्या पाया जाता है? अभाव है वो पाया जाता है। तीसरा बिंदु हम लिखें, राजस्थान में अधिकांश उद्योगों के कच्चे माल का अभाव। चौथे पॉइंट की हम बात करें तो उच्च तकनीकी का अभाव। पांचवें बिंदु की अगर हम बात करें तो जल व शक्ति के साधनों का अभाव। छठे बिंदु की हम बात करें तो वित्तीय व्यवस्था कमजोर होना, यानी धन की कमी। अगले बिंदु की हम बात करें तो लिखेंगे, राज्य में औद्योगिक इकाइयों के लिए छोटी या पुरानी मशीनें यानी उच्च तकनीकी की नई मशीनें हैं वो यहाँ अपने राज्य में नहीं हैं। अगले बिंदु की हम बात करें तो मैं ये एक बार साफ कर देता हूं, यहां लिख देंगे, अपने दो बिंदु और हैं। अगले बिंदु की अगर हम बात करें राज्य में सीमित बाजार। सीमित बाजार का मतलब कि अगर हम माल है वो तैयार भी अगर कर लें तो उसकी मांग है वो इतनी नहीं है। नौवें बिंदु की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे कुशल या प्रशिक्षित श्रमिकों या हम लिख सकते हैं कारीगरों का अभाव। और अगर हम बात करें अगले बिंदु की तो हम लिखेंगे परिवहन तंत्र का अभाव। और अंतिम कारक अगर बाधक कारक हम लिखें तो लिखेंगे राज्य में वनों की कमी से वनों पर आधारित उद्योगों का अभाव। तो एक बार हम पुनः सभी कारकों पर नजर लगाएं तो पहला कारक है कि राजस्थान के अधिकांश भाग में जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क है।
दूसरा अपना कार्य है राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना या साधनों का अभाव। तीसरा अपना हो जाएगा राजस्थान में अधिकांश उद्योगों के कच्चे माल का अभाव, उच्च तकनीकी का अभाव, जल व शक्ति के संसाधनों या साधनों का अभाव, वित्तीय व्यवस्था कमजोर होने यानी पैसे की कमी, राज्य में औद्योगिक इकाइयों के लिए छोटी या पुरानी मशीनें या पूर्ण दक्ष नहीं होती इनमें, और राज्य में सीमित बाजार, कुशल या प्रशिक्षित श्रमिकों का या कारीगरों का अभाव, परिवहन जो तंत्र है उसका अभाव या कम विकसित होना, और राज्य में वनों की कमी से वनों पर आधारित जो उद्योग हैं उनका अभाव या उनकी कमी होना। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो हमारे दोनों बिंदु पूर्ण हो जाएंगे। दोनों बिंदु कौन से थे? पहला था कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है, और दूसरा था कि राजस्थान में जो औद्योगिक विकास है उसमें कमी के क्या कारण है, या उसके विकास कम होने के लिए उसमें बाधक कारक है वो कौन कौन से हैं। तो ये अपना प्रश्न पूरा हुआ। अब आगे अपने अगला प्रश्न करेंगे। अपने पास जो 30वां प्रश्न है वो ये है, मीणा जनजाति पर एक लेख लिखिए। यानी हमें क्या करना है कि जो मीणा जनजाति है उसका वर्णन करना है। तो इसमें हम लिखेंगे, तो जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उस आधार पर अपने लेख लिखेंगे। हम लिखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। बड़ी जनजाति का मतलब सबसे अधिक लोग रहते हैं। राजस्थान की हम बात करें तो लिखेंगे राजस्थान के अधिकांश भाग में मीणा जनजाति फैली हुई है। मुख्यतः यह है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर व उदयपुर जिलों में फैली हुई है। ये जो ज़िले हैं यहाँ इनकी बहुतायता है वो पाई जाती है, या बहुलता है वो पाई जाती है। अब अगर हम बात करें तो लिखेंगे मीणा जनजाति वर्तमान में सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है। यानी अन्य जनजातियों की बात करें तो उनकी तुलना में जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो अधिक पढ़े लिखे हुए हैं। साथ ही ये
आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न जनजाति है। क्यों? क्योंकि अगर पढ़े लिखे होंगे तो नौकरी पेशा में भी होंगे, तो इसलिए क्या है, आर्थिक दृष्टि से भी क्या है, अन्य जनजातियों की तुलना में संपन्न है। अब लिखेंगे हम मीणा जनजाति में मुख्य दो वर्ग होते हैं। मीणा जनजाति है, इसमें दो वर्ग होते हैं। पहला जो वर्ग होता है उसको हम कहते हैं जमींदार वर्ग, और जो दूसरा जो वर्ग है उसको हम कहते हैं चौकीदार वर्ग। यानी मीणा जनजाति के कितने भाग हैं? दो भाग हैं या दो वर्ग हैं। एक तो जमींदार और दूसरा कौन सा हो जाएगा? चौकीदार। अब अगर हम बात करें कि मीणा जो जनजाति है उसका सामाजिक जीवन या उनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार होती है, तो उसके बारे में हम देखें। उससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा ये पढ़ के बता दूं कि जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान के अधिकांश भाग में मीणा जनजाति है वो फैली हुई है। मुख्यतः यह है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर व उदयपुर जिलों में फैली हुई है, या कहें कि इन जिलों में इनकी क्या है, बहुलता है। मीणा जनजाति वर्तमान में सबसे पढ़ी लिखी यानी शिक्षित जनजाति है, और इसके साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी क्या है, संपन्न जनजाति है। और मीणा जनजाति में मुख्य दो वर्ग होते हैं, एक तो जमींदार वर्ग और दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना, चौकीदार वर्ग। अब अगर हम बात करें मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन की, तो आइए देखते हैं हम मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे मीणा जनजाति में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। मीणा जनजाति के परिवारों में पितर सत्तात्मक प्रथा का प्रचलन होता है। यानी पुरुष है वो कैसा होता है, प्रधान होता है। अब अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे कि मीणा जनजाति में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता है, परंतु गोना विवाह योग्य आयु होने पर ही किया जाता है। गोने का मतलब है कि लड़की को पहली बार ससुराल भेजना। अब अगर हम बात लिखें तो हम लिखेंगे मीणा जनजाति में
पंचायत का मुख्य स्थान होता है। इनकी पंचायत के 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। 4 स्तरों में पहला होगा ग्राम पंचायत, दूसरा होगा गोत्र पंचायत, तीसरा होगा क्षेत्र पंचायत और चौथा जो होगा वो होगा 84 पंचायत। तो कुल कितने स्तर हो गए पंचायत के? 4 स्तर। ग्राम स्तर, उसके बाद गोत्र स्तर, उसके बाद जो होगा वो होगा क्षेत्र स्तर या क्षेत्र पंचायत, और अगर चौथा और जो अंतिम जो स्तर या जो भाग है वो होगा इसका 84 पंचायत। अब अगर हम बात करें इनकी धार्मिक आस्था की तो हम लिखेंगे, मैं ऊपर से साफ करके लिख देता हूं। मीणा जनजाति की धार्मिक आस्था होती है। ये लोग मेले एवं त्योहारों में भी आस्था रखते हैं। ये महावीर जी, सवाई माधोपुर के गणेश जी व सीकर की जीर्ण माता को पूजते हैं। होली के तीसरे दिन खेरवाड़ व डोंगरपुर में नेजा नृत्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मीणाओं का एक प्रमुख नृत्य कौन सा हो जाएगा? नेजा नृत्य करते हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे ये लोग शरीर पर गोदना गुदवाना पसंद करते हैं। तो ये हो गया इनका सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में हम लिखेंगे वे इनमें संयुक्त परिवार प्रथा है वो प्रचलित है। परिवार हैं वो पितृसत्तात्मक होते हैं यानी पुरुष प्रधान होते हैं। इनमें लड़कियों का विवाह है वो कम आयु में कर दिया जाता है, परंतु उनका गोना यानी पहली बार ससुराल है वो विवाह योग्य आयु हो जाए उसके बाद ही किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने लिखा कि मीणा जनजाति में पंचायत का अपना एक मुख्य स्थान होता है और पंचायत के 4 भाग या 4 प्रकार की पंचायत कौन कौन सी? सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद गोत्र पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत और उसके बाद 84 पंचायत यानी पूरे समाज की पंचायत। इसके बाद अगर हम बात करें
कि मीणा जनजाति के जो लोग होते हैं उनकी धर्म के प्रति आस्था होती है। इसके साथ साथ ही ये लोग मेले एवं त्योहारों में भी आस्था रखते हैं। ये भगवान महावीर और सवाई माधोपुर के गणेश जी और सीकर की जीण माता को पूजते हैं। इसके साथ ही ये लोग होली के तीसरे दिन खेरवाड़ एवं जो डूंगरपुर है वहाँ नेजा नृत्य करते हैं। और इसके साथ ही हमने अंत में लिखा कि इस जनजाति के जो लोग होते हैं वो शरीर पर गोदना गुदवाना है, वर्तमान में जिसे हम टैटू भी कहते हैं, वो गुदवाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था की या जो आर्थिक क्रिया है उसकी। आर्थिक क्रिया या अर्थव्यवस्था। अगर आर्थिक क्रिया या अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम लिखेंगे मीणा जनजाति मुख्यतः कृषि व पशुपालन पर आधारित है या लिखेंगे आश्रित है। इनमें बंटाईदारी कृषि प्रथा प्रचलित है। इसके बाद हम लिखेंगे वर्तमान में, हमने क्या पढ़ा था पहले कि जो मीणा जनजाति है वो वर्तमान में सबसे शिक्षित जनजाति है। तो हम लिखेंगे मीणा जनजाति के काफी लोग शिक्षित होने के कारण सरकारी सेवाओं व व्यवसायों में संलग्न हैं। अब मीणा जनजाति अन्य जनजातियों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से काफी सुदृढ़ है। आर्थिक क्रिया में लिखेंगे हम मीणा जनजाति मुख्यतः कृषि व पशुपालन पर आधारित है। इनमें बंटाईदारी जो कृषि प्रथा है उसका प्रचलन है। वर्तमान में मीणा जनजाति के लोग पढ़े लिखे होने के कारण या शिक्षित होने के कारण सरकारी सेवाओं यानी राज्य या केंद्रीय नौकरी व व्यवसायों में जुड़े हुए हैं। और अब वर्तमान में हम बात करें तो मीणा जो जनजाति है वो अन्य जनजातियों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत और सुदृढ़ है।